आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी को पता होगा कि 2023 का ये घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से साथियों बीपीएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस घटना चक्र में, सारे का अध्ययन कर रहे हैं तथ्यों के साथ। साथियों, बता दें आपको कि 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही बिहार दरोगा, बिहार सिपाही भर्ती, या फिर साथियों आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बिहार राज्य का, तो यह आपके लिए पूर्वावलोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, बीपीएससी द्वारा अब तक 1992 से साथियों 2022 तक के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, इन सभी एग्जामों का यहाँ पे साथियों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। और साथियों, इसमें आपको भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, इन सभी चीज़ों का आपको सम्मिलित रूप से यहाँ प्रश्नों का मिलेगा श्रृंखला। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होने वाला है और आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे। साथियों, आपको बता दें कि बिहार दरोगा को और 69 बीपीएससी को, इन सभी को ध्यान में रखकर साथियों हम आपके लिए जल्द ही करेंट अफेयर का सेशन भी लाने वाले हैं। डेली शाम को करेंट अफेयर साथियों आपका होगा, जिसमें हम लोग 20 या 25 करेंट अफेयर को कवर करेंगे डेली। इससे क्या होगा साथियों कि आपको प्रेशर नहीं रहेगा और आपको टाइम टू टाइम सारा करेंट अफेयर का नोट्स भी टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं साथियों, और साथ ही साथ आपको हर तरह का नोट्स वगैरह, पीडीएफ, इन सभी चीज़ों का आपको मिलते रहेगा। साथियों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। साथियों, हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ रहे थे, जिसमें साथियों पिछले क्लास में हम लोग लगभग कुछ प्रश्नों को किए थे, कुछ प्रश्न बच गए थे, उसका अध्ययन आज करेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। साथियों, हम लोग कल 70 नंबर प्रश्न किए थे, आज 71 से हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, और आप लोग पूरा क्लास में बने रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, निम्नांकित में से कह रहा साथियों, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथियों, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंटर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं तथ्यों पे। साथियों, प्रश्नकाल में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12,431 अधिकतम दूरी तय करती थी। साथियों, भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1986 में। ठीक है साथियों, जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा साथियों, यहाँ पे भारतीय डाक विभाग द्वारा दूत डाक सेवा स्पीड पोस्ट अगस्त 1986 में क्या किया गया था साथियों? तो प्रारंभ किया गया था। तो ये याद रखेंगे, इसे स्पीड पोस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? ध्यान देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका आंसर जो है स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, और जब स्पष्ट नहीं रहता है तो आप सभी को पता होगा कि हम तथ्यों को समझाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। ठीक है, 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची, जो कि तत्कालिक भारत था उस समय में, टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे साथियों। और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछा जाएगा साथियों, भारत में टेलीफोन की स्थापना कब की गई थी, टेलीफोन सेवा की? तो याद रखेंगे। अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर क्या है साथियों? सही नहीं है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आपके समक्ष, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। आपका कब हुआ था? तो 1882 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाट अंचल अवस्थित है, पाट रीजन कहाँ पे अवस्थित है साथियों? तो याद रखेंगे, यह आपका हो जाएगा झारखंड में अवस्थित है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों, पाट अंचल जो है वो छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है, और यह ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं, अतः विकल्प बी क्या है साथियों? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
झुमरी तलैया साथियों, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध यह झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? साथियों ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों तो झुमरी तलैया झारखंड राज्य में के कोडरमा जिले में स्थित है और पहले यह अविभाजित रूप से क्या थी साथियों, तो बिहार में स्थित थी। आप सबको यह बात पता होगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? साथियों क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसमें बताइएगा साथियों, क्या वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यहाँ ध्यान देंगे, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात साथियों सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्षेत्रफल की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पे आप सभी राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार से देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर के में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी साथियों, कच्छ हो जाएगा। ठीक है, क्षमा चाहें साथियों, कच्छ हो जाएगा इसका सही आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलिए बात की जाए साथियों इसके बारे में, तो संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है, जिसमें साथियों आप देख सकते हैं कच्छ की क्षेत्रफल, लेह की क्षेत्रफल और साथियों राजस्थान, इन सभी क्षेत्रफल को आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? साथियों याद रखेंगे, असम आपका कितने राज्य से है? तो 7 है साथियों, याद रखेंगे। अब जान लेते हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। साथियों असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गलती मत कीजिएगा। ठीक है, कोई भी इससे केंद्र शासित प्रदेश नहीं सटता है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती है वह इस प्रकार है साथियों, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और साथियों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नाम को याद रखेंगे। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गद्दी कह रहा साथियों लोक निवासी है। गद्दी क्या है? लोक निवासी है। कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए बात की जाए साथियों, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, याद रखेंगे। बोडो निवासी है साथियों, कहाँ की? तो बोडो होगा आपका गाढ़ा साथियों, गोरा पहाड़ी। ठीक है, गोरा पहाड़ी कहाँ पे है? तो साथियों आपको फर्स्ट क्लास में यह चीज़ बताया गया था साथियों, गोरा पहाड़ी कहाँ पे है, ध्यान देंगे। बोडो जनजाति एक नित्य जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गारो जनजाति है असम की, मणिपुर की या फिर साथियों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका मिजोरम की या फिर मेघालय की। साथियों वर्ष 1911 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मणिपुर साथियों मिजोरम तीनों राज्यों में पाई गई थी। ठीक है, अतः उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा साथियों। इस प्रकार से कहता है गंगा के जलोढ़ मिद्रा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग क्या है साथियों, तो याद रखेंगे 6000 मीटर तक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे साथियों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखेंगे ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निष्पेक्षों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनिक के अनुसार 2000 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। और साथियों आपके लिए करेंट अफेयर का जो क्लास है स्टार्ट हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंट अफेयर की क्लास में भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि इन सभी वीडियो में दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी है, कौन सी है? तो वह गंगा है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा जो है सबसे बड़ी नदियों में आती है भारत की। जो ध्यान दीजिएगा साथियों इस प्रकार, गंगा नदी की अगर लंबाई की बात की जाए साथियों तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है। वहीं महानदी 851 किलोमीटर है। स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी आपका गंगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन है? साथियों आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वह आपका कानपुर हो जाता है। ठीक है, वैसे पटना भी होता है साथियों, लेकिन कानपुर प्रॉपर रूप से होते हैं।
ध्यान देंगे जनगणना 2011 के अनुसार गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की जनसंख्या इस प्रकार है साथियों। तो जनसंख्या आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, जनसंख्या उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका क्या ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है? साथियों उपयुक्त सभी हैं, ठीक है, याद रखिएगा उपयुक्त सभी हैं। किस तरह से सभी हैं इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं साथियों। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से ही आते हैं, तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेबा युग दुंग हिमदन से यह क्या होती है साथियों तो निकलती है। उसके बाद है सतलज नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। और उसके पश्चात सिंधु नदी है साथियों जो कि मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं साथियों कि तीनों सही था। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी साथियों किस नदी की उपनदी है? तो याद रखेंगे मानस नदी आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। किस तरह से है ध्यान देते हैं। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो जयमोली, तिस्ता, कामेश, सुबनगिरी, धनसिरी, बूढ़ी, दिसांग और कोपिली, ये सभी क्या है साथियों तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है साथियों, तो याद रखेंगे। उसके पश्चात है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे सांपो या सांपू कहा जाता है, ठीक है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र को और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह तिब्बत, चीन, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है, तो याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों कि यह एकमात्र ऐसा नदी है ब्रह्मपुत्र जिसको अन्य बहुत सारे नामों से भी जाने जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, गलती ना करेंगे। कहता है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। साथियों कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को। देखिए पहला है अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी है, सभी को पता होगा, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है वह वर्षा पर निर्भर होती है। आप लोग पढ़े होंगे प्रायद्वीपीय नदी पठारी इसके बारे में, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। साथियों कौन सा कथन सही है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साथियों। केवल 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा तथ्य को। साथियों अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है जो कि हिमालय ग्लेशियर से जल प्राप्त करती है, ठीक है। अधिकांश जो हिमालय की जो नदियां हैं वो अधिकांश क्या है तो बारहमासी है, ठीक है। 12 महीना में ये बहती रहती है जो कि कहाँ से ग्लेशियर से प्राप्त होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो वर्षा पर निर्भर रहती है। और साथियों हिमालय नदी की जो ढाल है वह प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या है अधिक खड़ा है। हिमालय नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण भी बनती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों। हिमालय नदी क्यों ढाल है? क्योंकि ऊंचाई पर है, ठीक है। हिमालय जो ऊंचाई पे है, भारत जो है ये भारत तो उत्तर साइड में हिमालय है ना, तो ऊंचाई पे है। लेकिन साथियों प्रायद्वीपीय नदियां जो है वह दक्षिण की ओर है, इसलिए इसकी ढाल अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? साथियों इसका सही आंसर आपका नर्मदा हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। किस प्रकार से हो जाएगा तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो याद रखेंगे इस बात को आप सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह है साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। साथियों पश्चिम की बात की जा रही है तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्यों हो जाएगा? नर्मदा और एक और है साथियों ताप्ती। ये नर्मदा और ताप्ती जो है यह एक मतलब कह सकते हैं साथियों ऐसी नदियां हैं जो भारत की कहाँ से होती है साथियों तो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसके बारे में। चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। साथियों भारत में पश्चिम दिशा में प्रभावित होने वाली 3 प्रमुख नदियां में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदियां हैं जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रभावित होती है। अतः साथियों विकल्प ए आपका सही होगा। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है साथियों वह आप कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं। कावेरी नदी जो है साथियों कर्नाटक के
कुर्ग जिले में ब्राह्मगिरी से निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा साथियों 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र में प्रभावित होती है। ठीक है, यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसका अफवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत है। ध्यान देंगे कि पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रभावित होती है और साथियों यहाँ श्रीपट्टनम व श्रीवम समुद्र एवं श्रीरंगम द्वीपों की निर्माण करती है। तो याद रखेंगे साथियों, इसका उद्गम भी बता दिया गया है, इसका अंतिम लक्ष्य भी बता दिया गया है कावेरी नदी का। चलिए, सोन, नर्मदा तथा महानदी मिलती है, कहाँ पे मिलती है? क्या वह पलामू पहाड़ी में मिलती है, अमरकंटक, पूर्वी घाट या फिर अरावली? साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोन और नर्मदा जो नदियां हैं वो उसका उद्गम अमरकंटक से होता है, जबकि महानदी धमतरी से सिवाहा पहाड़ी से निकलती है। तो साथियों इस प्रकार से याद रखेंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? साथियों दामोदर नदी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ध्यान देंगे यहाँ पे साथियों, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी कुल लंबाई अगर बात की जाए तो याद रखेंगे 552 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए साथियों आगे है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? साथियों ताप्ती है, कृष्णा है या फिर आप आगे देखेंगे तो लूसी है, नर्मदा है। साथियों इसका सही आंसर लूनी हो जाएगा, सॉरी साथियों लूनी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए बात की जाए लूनी की, तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। आप सभी को पता होगा साथियों कि भारत में जो पर्वतें हैं, पहाड़ियां हैं, उनको श्रेणी में विभाजित की गई है, जिसमें अरावली श्रेणी आती है। साथियों 511 किलोमीटर तक प्रभावित होने वाली पश्चात यह कच्छ से दली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, शेष सभी समुद्र से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है, कौन सा है साथियों? तो याद रखें कोसी नदी। यह कोसी नदी जो है साथियों, यह सबसे ज़्यादा क्या करती है? अपने मार्ग को बदलती है। ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी जो है वह अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार क्या किया है? तो अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। ठीक है, और साथियों इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? साथियों यह आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नाम को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से झारखंड क्षेत्र से निकलती है। सुवर्ण रेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में गिर जाती है साथियों। तो यह चीज़ें याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है साथियों? तो स्थल है या फिर साथियों मध्य है, तापमान है, क्या है? साथियों इसका स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन है, याद रखेंगे। जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक कहाँ रहता है साथियों? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है, याद रखेंगे। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है और अन्य किसी कारण से इस पर्याप्त मतभेद होता है। साथियों याद रखेंगे, इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन भी किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है ताप्तीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उसके गर्म एवं ठंडा होने के धी संभावना के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरदाय एवं दक्षिणाय का क्या होता है साथियों? तो पर्याप्त प्रभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात किया जाए तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा है नवीनतम संकल्पना के अनुसार मानसून जो है वह क्या है? तो मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण हो जाती है। और साथियों इस संकल्पना की पहली बार प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्लैन नामक विद्वान ने किया था। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा साथियों। देखिए आप सभी को हम बता रहे हैं, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, अगर आप इस पे पकड़ बना लिए, इस पूर्वालोकन पे पकड़ बना लिए साथियों, तो 100% हम बता रहे हैं बार बार कि आपको कोई भी बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही हो, कुछ भी हो, आपको कोई नहीं पछाड़ सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
आम्र वर्षा है, क्या है? तो आम्र वर्षा के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है सही, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी प्लाज्म कहते हैं, जबकि कई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इस वर्षा से आम फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली त्वरित झंझावत के साथ वर्षा को काल वैशाखी भी कहा जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसीलिए साथियों हम आपको नीचे तथ्यों पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के लिए मौसम में बारिश मिलती है? साथियों याद रखिएगा, बहुत ही थोड़ा सा अटपटा टाइप का प्रश्न है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जाड़े के लिए मौसम में बारिश क्या है, मिलती है। साथियों याद रखेंगे, फिर से बता दें आपको, इसका सही आंसर क्या है? तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। साथियों कितने लोग जानते थे तमिलनाडु के बारे में, ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में साथियों उत्तर पूर्व मानसून लौटते हुए मानसून के से तमिलनाडु में तटवर्तीय इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। चेरापूंजी अवस्थित कहाँ है साथियों? तो मेघालय राज्य में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे। तो चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मौसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। ठीक है साथियों, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूची है, पहला है बाढ़, भूकंप, सूखा व चक्रवात, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान और मध्य पूर्वी भारत। कौन सा सही होगा? ध्यान देंगे साथियों, इस यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके समक्ष सही होगा साथियों। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी क्या है? तो आपका ऑप्शन बी है साथियों, पहला है 3, ठीक है, फिर 1, फिर 4 और फिर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं साथियों, आपका इस प्रकार से सही होगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा इनके बारे में हम लोग। तो साथियों, केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन फ्लड फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है। वर्तमान में इस संगठन ने देश में के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 3 केंद्रीय प्रदेश में लगभग साथियों आप याद रखेंगे 328 स्टेशनों की चिन्हित किया है, जिसमें सर्वाधिक 44 स्टेशन आपका उत्तर प्रदेश में है, 43 स्टेशन आपका बिहार के दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही डेप्थ में चीज़ आपको बताया जा रहा है साथियों। और यह भी याद रखेंगे कि भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपात क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, कांबे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी सम्मिलित है। सुखाड़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट से प्रभावित करते हैं और साथियों कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। साथियों याद रखना होगा आप सभी को कि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति संख्या में सर्वाधिक है। तो इस तरह से आपके लिए साथियों यह बहुत ही डिटेल था, आप लोग इस चीज़ को एक बार 2 बार पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले लेंगे। साथियों कह रहा है करेवास मृत्तिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कश्मीरी हिमालय में, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों जाफरान जो है वह केसर को कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जाफर हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं कि जाफर, ठीक है, तो केसर को कहा जाता है। और केसर की जो खेती है साथियों, यह कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है। साथियों याद रखेंगे इस चीज़ को, जो कि करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है और यह ताज़े फल द्वारा जमा भी की गई मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ को याद रखेंगे तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है रेगड़ किसका नाम है? साथियों रेगड़ जो है वो काली मिट्टी का नाम है, रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेगुड़ कहेंगे, हिंदी में इसे रेगड़ कहेंगे। चलिए बात किया जाए रेगड़ मिट्टी की। एक सेकेंड साथियों, थोड़ा सा आप लोग, हाँ चल, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ मिट्टी का या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चिनोर्जन आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है साथियों, जो भारत की कुल मिट्टी का
16.6% है साथियों। और याद रखेंगे यह जो मिट्टी है, यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बड़े भागों में विस्तृत है। तो इस तरह से आप लोग चीज़ को याद रखेंगे। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है कहाँ पे है, तो याद रखेंगे आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, याद रखिएगा साथियों इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि रेगड़ नाम है, रेगुड़ नाम जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा साथियों रेगुड़ नाम आपका हो जाएगा काली मिट्टी का है। ठीक है, अभी हम जस्ट इसके बारे में आपको बता चुके थे। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा रोका सकता है। ठीक है साथियों, जब वनों की अधिक रोपण होंगी तो साथियों मृदा का जो है अपरदन होता है उसकी रोके जा सकते हैं। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार साथियों, सबसे पहले वृक्षारोपण। ठीक है, सबसे पहले वृक्षारोपण आपसे पूछा जाएगा साथियों कि मृदा संरक्षण का क्या उपाय है, मृदा अपरदन का क्या उपाय है, तो आप इस उपाय को बताएंगे वृक्षारोपण, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि। ठीक है, अति चारण एवं स्थानांतरीय कृषि पर रोक लगाना। इस तरह से विकल्प सी क्या है आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी जियोसिक्लाइनर। ठीक है, जियोसिक्लाइनर हो जाएगा साथियों। यहाँ ध्यान देंगे गंगा के मैदान को एक जियोसिक्लाइनर या भू अभिनीति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना होगा आप सबको, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है यह। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। साथियों गंगा के जो पुरानी मैदान ही है वह क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बांगर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों कि आप अगर भारत की नदियाँ, बिहार की नदियाँ नहीं पढ़े हैं साथियों, अगर आप इस क्लास को अच्छे से ध्यान से कर लेते हैं तो भारत की लगभग देख सकते हैं कि भारत की कोई भी नदियाँ आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, तो यह भी दृष्टिकोण से ये क्लास इंपॉर्टेंट हो गया साथियों, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से पूरे पर कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला रक्त भाव भूरा पाया जाता है, तो याद रखेंगे इस बात को आप सभी। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले आपको जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानकारी दे दें। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़ गए गादर द्वारा होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का जो देश में इसका प्रतिशत है तो 33.5% है। भागों से लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में बांटा जाता है साथियों, नवीन जलोढ़ या खादर के नाम से और प्राचीन जलोढ़ या बांगर के नाम से इसे जाना जाता है। इन चीज़ों को याद रखेंगे आप सब। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। साथियों इसका वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो आपका 20.7% है, याद रखेंगे। ठीक है, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा 2003 के अनुसार भारत के कुल जो साथियों क्षेत्रफल थे वनों की वह कितना था, तो 20.64, अर्थात लगभग आप कह सकते हैं साथियों कि 67,000 साथियों 800, 300 इस प्रकार से साथियों क्या हो जाएगा आपका 67 लाख साथियों 8,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। ठीक है साथियों, तो याद रखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा आप चीज़ को याद रखेंगे साथियों। ठीक है, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश का वन आवरण वन रिपोर्ट क्या करती है, तो प्रकाशित करती है। ठीक है, यह क्या है साथियों ISFR 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण 21.71 तथा वृक्षावन क्या है साथियों 24.62 है। ज्ञात है कि बिहार में वनावरण की जो क्षेत्रफल है वह 7.84 है। ठीक है, तो बिहार के संदर्भ से भी आप लोग याद रखेंगे। भारत के में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। साथियों इसका सही आंसर क्या है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। साथियों भारतीय वन सर्वेक्षण की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार साथियों पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके
पश्चात छत्तीसगढ़ में है, अतः विकल्प सी आपका सही है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कौन सा, तो याद रखेंगे मिजोरम। आपका प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र की अगर बात की जाए प्रतिशत में तो वह उसका आपका मिजोरम हो जाएगा। साथियों ISFR 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र में मध्य प्रदेश था और प्रथम स्थान, जबकि विकल्प राज्यों में मिजोरम जो कि 85.53% सर्वाधिक प्रतिशत वाला भाग वनों का विस्तार मिलता है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, क्या वह कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या फिर साथियों आपका क्या होगा, या फिर याद रखेंगे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। साथियों आपका सही आंसर महाराष्ट्र हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दिसंबर 2020 तक स्थित अनुसार भारत के राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी साथियों, तो महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसका 96 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या क्या है, तो याद रखेंगे साथियों इसका सही आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं तथ्यों के माध्यम से। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के अनुसार भारत में लगभग साथियों याद रखेंगे 12,852 साथियों तेंदुओं का क्या हुआ था, यहाँ के अनुमान लगाए गए थे। 12,852 तेंदुओं का अनुमान लगाया गया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, कौन सा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% दर थी। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर देखा गया है। वहीं साथियों वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग 48% जनसंख्या निवासी करती थी। और साथियों नेक्स्ट है आपका चौथा, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुपात उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है, कौन सा कटु सही होगा। साथियों आपका सी हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा और आपका 4। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। साथियों यहाँ पे कुछ कथन है वहाँ भी ध्यान देंगे। 1991 से 2001 के दशक में साथियों जनसंख्या की वृद्धि दर 21.34% थी। ठीक है, और साथियों 1991 में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर अगर बात की जाए तो 24.8% था, जो वर्ष 2021 में साथियों 21.6% रह गया। ठीक है, यह भी आप सबको याद रखना होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 35 बड़े नगरों में 48 नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती थी और 2001 से साथियों 2011 के दशक की जनसंख्या में वृद्धि दर 17 पॉइंट क्या था साथियों, तो 7 थी। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अगर साक्षरता दर की बात की जाए साथियों 1951 में कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो 52.21% थी और उसमें पुरुषों की साक्षरता दर 64.13% थी, महिलाओं की साक्षरता दर 39.29% थी और कुल अंतर दोनों में क्या था साथियों 24.84% का था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है 2011 की जनगणना, इसमें कुल क्या था साथियों, तो कुल साक्षरता दर 64.84% था। पहले 52 था, फिर 64 था, फिर 2011 में यह 73% हो गया, जिसमें साथियों याद रखेंगे साक्षरता दर पुरुषों की 80% और महिलाओं की 64.6%। इस तरह से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। साथियों तो आज का यहीं तक हम लोग सेशन को रहने देते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों शेयर जरूर करें। यहाँ पे बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बिहार कांस्टेबल भर्ती, बीपीएससी और साथियों बिहार के जितने भी आपका एग्ज़ाम होगा सभी एग्ज़ाम के लिए यह एकमात्र बेस्ट चैनल है साथियों। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, समय समय पे आप सभी को हर चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम से आप लोग जरूर जाएंगे साथियों, वहाँ पे आप लोग सभी चीज़ों को पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं साथियों, तो वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जल्द ही साथियों आपको शाम को करंट अफेयर का क्लास आ रहा है, तो आप लोग करंट अफेयर को भी जोड़िएगा जरूर से जरूर साथियों, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा आप सभी से। कल हम लोग 114 क्वेश्चन तक हम लोग प्रश्नों तक पूरा कल के क्लास में अध्ययन किए थे। आज हम लोग 115 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको चीज़ समझ में आएगा साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था, तो याद रखेंगे इसका 36 था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, सॉरी साथियों इसका 31 हो जाएगा आपको। ठीक है, 36 इसका नहीं था साथियों, 36 किसी और का आंकड़ा था, हम भूल गए थे। ठीक है, 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों,
वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय अगर जनसंख्या पूछा जाए तो 31.2% बताएंगे आप लोग, ठीक है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 68.8% थी साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से। साथियों सारण जो है वह सारण सिंचाई कहाँ से निकलती है, तो आप याद रखेंगे वह गंडक से निकलती है, ठीक है, गंडक नदी से निकलती है, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो गंडक नदी भी है साथियों और गंडक परियोजना भी है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास साथियों 140 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरों निकाली जाएगी है और जिनमें से एक सारण भी क्या है साथियों, तो एक सिंचाई का नहर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है साथियों, त्रिवेणी नहर में जो है वह गंडक नदी से पानी आता है, जो कि अभी आपने जस्ट यहाँ पे देखा होगा, देखिए यहाँ पे देखा, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए कहता है भाखड़ा नागला एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है। क्या है साथियों, भाखड़ा नागला जो है एक संयुक्त परियोजना है, किस लिए, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में यह परियोजना चलाई जाती है, ठीक है, चलाई जा रही है, ठीक है, याद रखेंगे। भाखड़ा नागला बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। बहुउद्देशीय किसे कहा जाता है, जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करे उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। और हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम के आधार पर बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागला के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का भी निर्माण किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो साथियों अभी जस्ट हम लोग देखे हैं वह सतलज नदी पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, किस नदी पर शिवम सुंदरम जल प्रताप अवस्थित है। साथियों आप लोगों ने शिवम सुंदरम गाना भी सुने होंगे और इसका सही आंसर आपका कावेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कावेरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिवम सुंदरम जल प्रताप कावेरी नदी पर स्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हैं। साथियों इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है, तो इसमें भी आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग 3 प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा एवं और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। तो चलिए साथियों हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पे, तो याद रखेंगे जो हीराकुंड बांध है वह आपका महानदी पे तैयार किया गया है। साथियों इस चीज़ को याद रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है और यह एक क्या है साथियों, तो महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग परियोजना का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से बताएं महत्वाकांक्षी परियोजना कौन है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बराक, ठीक है, बराकर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर तथ्यों की बात की जाए साथियों तो मैथोन जो है वह बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर सहायक नदी बराकर पर की दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया था साथियों यह सबसे पहले कब किया गया था, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जब प्रारंभ हुआ था उसी के समय प्रथम चरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, मीठी पानी की क्या, चिल्का है, सांभर है, वल्लूर है या फिर लोक ताप है, कौन सा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो थोड़ा सा तथ्यों पे हम लोग बात कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे आप लोग। दिए गए विकल्पों के में वल्लूर जो कि जम्मू कश्मीर तथा लोकटक कोल मणिपुर और मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा एवं सांभर राजस्थान खारे पानी की झील है। इस प्रकार से आप देख चुके होंगे कि जो मीठे पानी की झील है साथियों वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों। और कौन हो जाएगा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। कृषि वित्त का स्रोत नहीं कह रहा साथियों, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात की जा रही है और इसका सही आंसर आपके समक्ष होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, आपका स्पष्ट हो जाएगा। भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है साथियों, सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और साथियों
ये तीन प्रकार के स्रोत हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाए तो आप एग्जाम में गलती ना कीजिएगा, ठीक है। स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी ही क्या था, सही था, क्योंकि ऑप्शन ये सभी नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखेंगे, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाए जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग के आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना क्या किया साथियों, तो मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को, मिश्रित खेती के बारे में अभी शायद कुछ स्टूडेंट पहली बार ही सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति से संबंध में क्या सही है? क्या हुआ इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था, या फिर इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्र के बीच पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना था? नेक्स्ट है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, या फिर इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं साथियों मत्स्य पालन के साथ सत्य उत्पादन का समकालन करना था? कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ध्यान देंगे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है साथियों, 2 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात की जाए थोड़ा डिटेल में साथियों, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी तथा विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक वाणिज्यिक एवं मत्स्य पालन तथा सत्य उत्पादन का समकलन करना था। तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल हम कल के सेशन में पढ़े थे साथियों, नगदी फसल क्या होते हैं? साथियों नगदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो गेहूं जो है वह नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, नगदी फसल साथियों के अंतर्गत गन्ना आते हैं, कपास आते हैं, जूट आते हैं, तंबाकू आते हैं, तिलहन आते हैं, ये सभी प्रमुख हैं। गेहूं की फसल नगदी फसल न होकर क्या है साथियों, यह खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह खाद ही तो है, गेहूं क्या है, खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए साथियों, तो नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किस लिए की है साथियों, तो याद रखेंगे वह आपका गेहूं उत्पादन में की है। किस फील्ड में की है? गेहूं उत्पादन में की है साथियों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, सभी को पता होगा साथियों। इसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ, और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की थी। अतः उत्तर नंबर क्या, डी आपका सही है। प्रमुख खाद्य फसल है साथियों आपका कौन सा, तो याद रखेंगे प्रमुख खाद्य फसल की बात की जा रही है, जिसमें चावल आते हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है साथियों, और खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूँ है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और दैनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का साथियों ये 2 ही इंपॉर्टेंट खाद्यान्न है, ठीक है, 2 ही इंपॉर्टेंट खाद्य है साथियों, याद रखेंगे, ठीक है साथियों। तो इस तरह से 2 फसल इंपॉर्टेंट है, एक गेहूं एक चावल। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है, भारत के चावल के कटोरों क्षेत्र का नाम बताएं। साथियों भारत के चावल के कटोरों क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो भारत में चावल के कटोरा जो क्षेत्र है वो कौन है, तो याद रखेंगे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपके समक्ष इस प्रकार से है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में। साथियों भारत में चावल का कटोरा राइस वॉल्व कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है, और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह प्रदेश आपसे पूछा जाएगा कहाँ आते हैं, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और आंध्र प्रदेश कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर लगभग अकेले सिर्फ चावल का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 2/3 चावल खरीफ फसल के अंतर्गत बोया जाता है। यह भी याद रखना होगा आपको कि यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है साथियों, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में भी विस्तृत है। अतः विकल्प बी क्या है साथियों, तो सही था, ठीक है। इस तरह से चीज़ को याद रखेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। खेती की अंतर्गत बात की जा रही है, तो याद रखेंगे वह चावल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार साथियों भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया है। अर्थात इस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल कौन सा हो गया, तो चावल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक क्षेत्र की बात की जा रही है भारत में, तो याद रखिएगा साथियों मूंगफली। मूंगफली की सबसे अधिक क्या होती है साथियों भारत में, क्या होती है, तो इसकी खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, कौन सा है साथियों, तो आपका सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होती है वो महाराष्ट्र में होती है, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कल के सेशन में आप पूरे भारतीय नदियों को समझ गए होंगे और आज के यह सेशन में, आज के इस क्लास में आप भारत के किस किस क्षेत्र में क्या क्या बोई जाती है, मतलब किस प्रकार से कृषि होती है, यह आप समझ पाएंगे। तो आपका डेली एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रहा है, तो इससे बेहतर आपको कहीं भी यह अवसर नहीं मिलेगा साथियों आपका सिलेबस कवर करने का। साथियों इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास वाला जो राज्य था वह महाराष्ट्र था। नेक्स्ट आपका गुजरात था और तीसरे नंबर पर तेलंगाना था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, कौन सा है, घटते क्रम में पूछ रहा है साथियों, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, आप लोग पढ़े होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसी क्रम में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके पश्चात कर्नाटक है घटते क्रम में, ठीक है। चलिए जान लेते हैं साथियों, प्रश्नकाल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रणी उत्पादन राज्य थे। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रणी अनुमान के अनुसार साथियों भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादन राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और फिर तमिलनाडु, ठीक है। तो इन आंकड़ों को आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, याद रखिएगा इसका सही आंसर मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है साथियों वो मूंगफली है। कैसे है, यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, ठीक है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु पर फसल बनती है साथियों, और जिससे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। ध्यान देंगे, गन्ना एक क्या है साथियों, तो उस कटिबंधीय फसल है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे साथियों तो आपको पता वहाँ पे पढ़ने मिलेगा उस कटिबंधीय क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथियों इसकी खेती अधिकतर सिंचाई क्षेत्र में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन वाला राज्य कह रहा है साथियों, तो याद रखेंगे आपका केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केरल में क्या होता है साथियों, तो रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक रबड़ उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, और यहाँ देश में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग साथियों 75.68%, बताइए साथियों, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा रहा है साथियों भाग पैदा किया गया, और एर्नाकुलम, कोट्टायम और साथियों कोझिकोड एवं साथियों कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादन वाले जिले हैं। तो जिलों का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आपसे मिलेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणीय है। साथियों अभी जस्ट हम लोग इस पे बात कर चुके हैं और इसका सही केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है किस चीज़ के लिए, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, नहीं दिया गया है, अर्थात इसका ऑप्शन जो है वह गलत होगा। हम लोग तथ्यों के माध्यम से समझ लेते हैं तो आपको समझ में चीज़ आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश था, ये सभी को पता होगा। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, ठीक है, चाय का दूसरा, चीनी का पहला बड़ा राज्य और सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य बना था, देश बना था साथियों। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादक एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान बना रहा है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो दाल होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो आगे है साथियों, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। साथियों चाय बागान की बात की जा रही है तो याद रखेंगे गिरनार पहाड़ी पर आपका चाय की बागान नहीं है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कानन देवी पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है और यह क्षेत्र मुनार हिल स्टेशन पास अवस्थित है साथियों। मुनार क्षेत्र में लगभग 1870 के दशक में साथियों चाय बागानों की शुरुआत की गई थी और नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिम घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत के सबसे विशिष्ट चायों में से एक होता है। आप सभी को पता होगा साथियों
कि सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ी पर ही चाय की खेती की जाती है। भारत का दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल में राज्य में अवस्थित है। साथियों, यहाँ याद रखिएगा कि गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का जो उत्तर था वह मिल गया होगा। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुलनेज। ठीक है, जान लेते हैं पुलनेज के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार साथियों कर्नाटक के चिकन मंगलूर, कोडागु और साथियों हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं साथियों लेनिपेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवरॉय, अन्नमलाई क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए साथियों कॉफ़ी के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है साथियों, तो याद रखेंगे इस प्रकार से जिले का नाम, क्षेत्र का नाम सभी है। ठीक है, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत के सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपे गए थे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साथियों याद रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉफ़ी के पौधे रोपे गए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या? तो याद रखेंगे चाय। साथियों, भारत जो है वो सबसे अधिक चाय की जो है वह क्या करती है, चाय का व्यापार करती है, इसलिए साथियों यहाँ पे सबसे अधिक चाय की जो है खेती होती है। साथियों याद रखेंगे अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता है, जबकि वर्ष 2020-21 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.25% लगभग बराबर है, और वर्ष 2020 में विश्व के चाय निर्यातों के देश में साथियों भारत का चतुर्थ स्थान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक पटसन उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रणीय अनुमान के अनुसार साथियों भारत में 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें साथियों 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल के अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे क्रम पर जूट उत्पादन राज्य आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? देखिए साथियों, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे और यहाँ पे आपको देखने को भी मिले थे, तो याद रखिएगा साथियों इसका द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका बॉक्साइट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा तथ्यों पे, तो साथियों एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है, और यह विश्व एल्युमिनियम और गैलियम की मुख्य स्रोत है साथियों, यह भी आप सबको याद रखना होगा। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध हैं नहीं है? साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखेंगे पंजाब में क्या है, भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो वह आपका पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें साथियों उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक गोवा आता है, अन्य क्षेत्र जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे, उससे पहले हम लोग तथ्यों पे देख लेते हैं। तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के जो प्रमुख उत्पादन राज्य हैं वो आपका राजस्थान और कर्नाटक है, जो कि साथियों इसमें आपका आंसर नहीं दिया गया है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है सभी। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए, तो साथियों निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई की बात की जा रही है, और जब भी ई होता है साथियों हम लोग तथ्य पे बात करते हैं, तो तथ्य आपका वर्ष 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादन जो देश था वह ब्राज़ील था, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन चिली था, चिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका था, और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ध्यान दीजिएगा, अभ्रक उत्पादन सबसे अधिक जो करता है साथियों वह आपका हो जाएगा झारखंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे झारखंड के किस जिले में होते हैं थोड़ा सा आप लोग बताते चलेंगे। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार साथियों 2003-04 में भारत के अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादन राज्य थे, पहला आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है साथियों,
प्रथम दो राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी है। साथ ही यहाँ पे इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल झारखंड प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। याद रखिएगा, वह आपका बिहार हो जाएगा। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की बात की जा रही है तो बिहार हो जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे हम सभी को यह भी ध्यान देना होगा कि मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य जो है वो बिहार तो है, परंतु साथियों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य दृष्टि से तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादन राज्य क्रमशः 2015 और 16 के अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात अपना बिहार आता है। तो इस तरह से चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन बताते चलेंगे साथियों, और टेलीग्राम से आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है वह क्या है साथियों? तो याद रखेंगे बिहार सबसे पहले, मध्य प्रदेश उसके बाद पश्चिम बंगाल। जान लेते हैं थोड़ा तथ्य पे। तो अविभाजित बिहार के से पहले बात की जा रही साथियों, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं अविभाजित बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादन राज्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार साथियों भारत के अग्रणी कोयला उत्पादन वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड है। याद रखेंगे इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं कि ये सभी इंफॉर्मेशन आप सबको अच्छा लग रहा होगा और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे साथियों। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ में है। जान लेते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हर्षदेव नदी के बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है साथियों। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है और इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ध्यान देंगे, इसका सही हो जाएगा लो स्खनन के सही आंसर हो जाएगा साथियों ए। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह खनन है साथियों। ये पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है आप लोग बताइएगा साथियों। यह आपको बताना होगा कि पश्चिमी सिंहभूम किस राज्य का जिला है। ठीक है साथियों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? साथियों रेडियम जो है वह आपका हेमाटाइट से प्राप्त, साथियों रेडियम जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों पिचम ब्लेड से हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए पिचम साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेडियम जो है यह क्या है? तो रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है और इसका प्रतीक जो है वह Ra है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है आपसे पूछा जाए तो Ra है। इसे यूरियन अक्ष पिचम ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों आपका, वह ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला पन बिजली, ठीक है साथियों, पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ हुआ था साथियों? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी शिवम समुद्रम में। ठीक है साथियों, साथियों शिवस समुद्र है। ठीक है, शिवम नहीं शिवस समुद्र है, याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तथ्य पे बात की जाए, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों याद रखेंगे 97 से 98 ईस्वी में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोम या फिर सिद्र बाग में हुई थी साथियों। और भारत में दूसरा पन बिजली संयंत्र हाइड्रो पावर स्टेशन कर्नाटक के माइड्रा जिले में शिवस मुद्रम में किया गया है। यह संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति से उद्देश्य से किया जाता है, जो कि साथियों मैसूर महल एवं बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश का क्रमशः पहली इमारत नगर थे। यह भी आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ आप 3 तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे साथियों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन सी आपका जो है वह भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान एक क्या है तो प्रतिशत से कम है। यह क्या है साथियों असत्य है। ध्यान देंगे यहाँ पे भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से अधिक है, अतः कथन सी जो गलत है साथियों। वर्ष 2019-20 में साथियों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान जो था वह 9.99% था, याद रखेंगे इस बात को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए जा गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख क्या कारण थे साथियों? इसका सही कारण क्या था? तो याद रखेंगे
आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्माण की तुलनात्मक सुविधा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। गोवा एवं मध्य प्रदेश साथियों याद रखेंगे स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्माण के लिए बंदरगाहों की अवस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का प्रमुख कारण था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? साथियों याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों 64 और 40,000 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। साथियों 2001-2 के अनुसार अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी, जबकि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बात की जाए तो कुल इसकी जो थी साथियों वह 599 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या साथियों कुल लंबाई की कितनी थी? तो याद रखेंगे साथियों आपका इस प्रकार से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए साथियों तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ पे? साथियों सबसे पहले रेल मार्ग की बात की जा रही है तो याद रखेंगे आपका हुआ था साथियों यह 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ हुआ था? तो साथियों भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को बम्बई, साथियों उस समय में मुंबई को बम्बई कहा जाता था, याद रखेंगे। बॉम्बे के थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से साथियों 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्री को लेकर 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, दूरी की थी और यह थाने स्टेशन पर पहुंची थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। कहता है बड़ी लाइन की दो पटरियां के बीच की दूरी होती है, क्या होती है साथियों? तो याद रखेंगे इसकी जो दूरी होती है वह आपका साथियों याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे रेल मार्ग की जो चौड़ाई है कि उसकी क्या दृष्टि से अगर बात की जाए तो साथियों मीटर गेज सबसे पहले आता है चौड़ाई या बड़ी लाइन उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद छोटी लाइन आती है। तीन प्रकार की जो रेल लाइन की पटरियां होती है ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। उसके बाद है साथियों कि मोरमुगांव पतन स्थित है, कहाँ पे है? तो यह गोवा में है साथियों। मोरमुगांव पतन गोवा में है। मोरमुगांव पतन जुआरी नदी के मुहारे पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पतन है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। साथियों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? क्या वह केरल है, गुजरात है या फिर साथियों ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र या फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसका सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे तथ्यों की बात की जाए तो साथियों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और साथियों याद रखिएगा कि निर्णय केंद्रीय मंत्री ने यह निर्णय किया था 5 फरवरी 2020 को लिया गया था। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में अवस्थित किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग साथियों आप याद रखेंगे 65,544.54 करोड़ थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे साथियों 65,544.54 करोड़ रुपए इसका लागत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तानपुर वर्ड सेक्चुरी स्थित है। सेक्चुरी कहाँ पे स्थित है? ध्यान देंगे यह गुड़गांव में है। ठीक है साथियों, और गुड़गांव से आप सभी परिचित होंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह आपके कहाँ है? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, याद रखेंगे। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? याद रखेंगे इसका सही नाम आपका भारतीय हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में साथियों। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और याद रखेंगे इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1983 से 84 में की गई थी। साथियों भारत ने अपने दूर संसाधन केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1888 से 89 में की गई थी और अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारतीय है, यह भी याद रखेगा। भारतीय की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए इसका सही आंसर आपको केम्बे की खाड़ी हो जाएगी साथियों। और यह आपका केम्बे की खाड़ी को जान लेते हैं और इस प्रकार से साथियों आपका ज्योग्राफी का सेक्शन समाप्त होता है पूरा बीपीएससी पूर्वावलोकन में। ध्यान दीजिएगा ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल समिति वाले क्षेत्र हैं वह है कच्छ की खाड़ी,
मलवन क्षेत्र और साथियों लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार साथियों आपका विकल्प ए क्या था, तो सही था। और साथियों इसी तरह से आपका ज्योग्राफी होता है अब समाप्त। कल के सेशन में हम लोग साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था पर पूरा का पूरा क्वेश्चन को अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। साथियों याद रखिएगा बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। साथियों आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ना लगाएं, किसी भी कोचिंग को ना ज्वाइन करें, लेकिन साथियों आप पूर्वावलोकन पढ़ लें। आप मेरे चैनल पढ़ें या फिर कहीं भी पढ़ें, लेकिन पूर्वावलोकन जरूर पढ़ें साथियों, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से साथियों 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना होती है, इसलिए आपको बताया जा रहा है साथियों कि यहाँ से आप जरूर पढ़कर ही जाएं। बिहार दरोगा के लिए जल्द ही आपका क्लास आ रहा है साथियों, अब बिहार कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है। और शाम को साथियों आपका करंट अफेयर का क्लास आ रहा है। तो जो भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर उनके सर्किल में कोई भी फ्रेंड सर्किल हैं, तो उन सभी को साथियों इनसे जोड़िए। यहाँ पर साथियों आपको हर चीज़ का पूरा विश्लेषण मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें साथियों, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।